हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे 30 डेज स्ट्रेटजी टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जैसा कि आपको बताया कि भाई अब लास्ट एक मंथ रह गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आप ये समझो कि जितने भी आपने पूरे साल के अंदर जो तैयारी की है ना, जो फुल ईयर प्रिपरेशन है, वो सारी प्रिपरेशन का जो रिज़ल्ट है वो इस जो एक मंथ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि जो भी आपने तैयारी की है उसको आपने क्या रिवाइज कर लिया, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप वहाँ पे क्रॉस करोगे लाइन को या नहीं। जैसे आपने देखा होगा कोई स्प्रिंट है, 400 मीटर है या कोई रेस लगा रहे हैं या मैराथन है, तो लास्ट के अंदर वो क्या करते हैं, अपने स्पीड को पिक करते हैं, है ना, ताकि जो है वो अपना जो अच्छा वहाँ पे नंबर उनका आए। तो इसी तरह इस स्ट्रेटजी के अंदर भी अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि 1 ईयर प्रोग्राम है ना, तो आप लास्ट के अंदर जो है, लास्ट फेज जो है, यहाँ पे अगर ढीले पड़ गए तो काम हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो स्टेज है इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फेज होता है ना, ऊपर नीचे, कभी आपने पढ़ लिया अच्छा पढ़ा 2-4 दिन, उसके बाद एक ब्रेक आ गई या फिर आपका मूड ऑफ है, फिर ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे जो है ये आपका सिर्फ इस तरह से चलना चाहिए। जो इस तरह से उसको मैनेज कर गया उसका जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये समझो कि जैसे कोई शादी होती है, शादी की जो है जो तैयारी है ना, कि शादी की तैयारी कितना टाइम, एक साल चलती है ना। बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना, छोटे को तो पता ही नहीं होता, सुबह अच्छा मुंह धो ले तेरी शादी है उसको ले जाते हैं वो, ठीक है, तो पता नहीं चलता। लेकिन जो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग हैं, उनकी शादी जो 1 साल की पूरी चलती है। तो जो लास्ट महीना होता है, लास्ट मंथ, कि जहाँ पे शादी से पहले एक मंथ जो है उसके अंदर सारे जो वो रीति रिवाज पूरे निभाते हैं, तो वो मंथ इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे इसी तरह से दोस्तों ये वाला जो मंथ है आपका समझो फेरों वाला मंथ है। यहाँ पे अगर आपने कुछ ऊपर नीचे काम कर दिया तो जो हमने पढ़ा है, पूरा साल मेहनत की है, वो भी आपकी बेकार चली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एक कोड देखते हैं, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ऐसे कोड्स जो हैं इनसे दोस्तों आपको बचना है। इनका कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो आउटर मोटिवेशन है। आज आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, आप में से कितने लोग मोटिवेशन वीडियो देखते होंगे? आज देखी आपने, उसके बाद खाना खाया, वो खाने के साथ ही पच गई, है ना, उसके बाद आप भूल ही गए कि मोटिवेशन क्या होता है, आप सो गए। फिर आपने पढ़ना है, नहीं पहले मोटिवेशन वीडियो, एक वीडियो देखी, 2-4 शॉर्ट देखे, उसके बाद आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर आपकी वो लो लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नहीं, जो इनर मोटिवेशन है। एक बार जो एलन मस्क की बात है कि एक इंटरव्यू थी, उनसे पूछा गया कि भाई अच्छा आप बताओ कि जो भी आप काम करते हो तो इसके लिए आपके पास मोटिवेशन कहाँ से आती है? वो कहता है यार मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो इस गोल को करने के लिए? वो कहता मोटिवेशन क्या है? कहता अगर कोई गोल है तो उसको करना है, बस करना है, उसके लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है? कोई काम है, टास्क है, उसको पूरा करना है, दैट्स इट। तो ये उनके जो है वो फंडे है। हमारे भी जो इनर, जो आपकी जो इनर वॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, कि मैं भी कर सकता हूँ, तू भी कर ले, मैं 5-5 घंटे पढ़ता था। वो चीज़ें आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि कोई बोलता कि मैं 5 घंटे पढ़ता था तब भी निकल गया एग्जाम, है ना। तो वो अलग अलग बातें होती हैं। वो देखो आप साइकोलॉजी को समझो, जब बंदा क्लियर करता है उसके बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके ऊपर आप मत जाओ तो अच्छा है। सही बात यह है कि लास्ट मंथ के अंदर जो है आपको जितना आप अपने फुल पोटेंशियल पे पढ़ सकते हो वो हमें पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। यही स्ट्रेटजी है। आप ये समझो कि कंपटीशन किसके बीच में? बच्चों के बीच में। लेकिन आजकल बच्चे रहे कहाँ हैं? आजकल तो मशीनें बन चुकी हैं। वो कोई 18 घंटे पढ़ जाता है दिन में, 16-16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी देखे हुए हैं कि वो पढ़ते रहते हैं सुबह शाम, वो थकते भी नहीं है, जैसे मशीन काम कर रही हो। तो जब बच्चों के बीच में कंपटीशन है तो थोड़ा सा जो है आपको पुश करना पड़ेगा। लास्ट मंथ में एटलीस्ट देखो, पूरा साल आप कंसिस्टेंटली 5 घंटे पढ़ लो, वो भी सफिशिएंट हो सकते हैं, 6 घंटे। अब मान लो आपने पूरा साल अभी आपका निकालो कि आपने जो है एक मंथ निकाल दो, बाकी से डिवाइड कर लो, क्या आपके 5 घंटे जो है बनते हैं? नहीं बनते होंगे। तो फिर आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। अब पुश कैसे करना है ना। अब यहाँ पे भी जो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो टाइम है, ये 20 डेज ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 दिन तो आप छोड़ दो, ठीक है, ये 20 दिन इंपॉर्टेंट है। ये 20 दिन के अंदर जो हमने करना है। उसके बाद यहाँ पे तो थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर जो है उसको कैसे हमने मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें रह जाती है। या फिर मैं वहाँ पे भूल गई, ये भूल गया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपने नोट्स निकाल लिए, वो आपने पढ़ लिए।
अब हमने ये 20 दिन सोचो, आप ये सोचो बस 20 दिन है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने जो भी करना है इधर करना है। 20 दिन के ऊपर आप मैक्सिमाइज करो इसको कि किस तरह से मैं काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। कैसे करेंगे? अब देखो अलग अलग तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं कि जिन्होंने जो है एक दो बार रिवाइज भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिए। तो आपका फंडा सिंपल है, आपने क्या करना है, बस रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। कोई भी स्टूडेंट है, बाहर से और कोई मटेरियल मत पढ़ना, जो है बस वही है रिवाइज, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। और जो टेस्ट आपने दिए हुए हैं उनको भी रिवाइज करना है, उनके सॉल्यूशन जहां पे आपने हाईलाइट किया जो कुछ भी है उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। एक एक दो दो टेस्ट आप और दे सकते हो जिनकी ऑलरेडी जो काफी प्रिपरेशन हो चुकी है और जिन्होंने टेस्ट भी काफी दिए हुए हैं थ्रू आउट द ईयर। अब वहां पे ये गलती क्या करते हैं, ये गलती ये करते हैं कि नया मटेरियल पढ़ने लग जाते हैं। नया मटेरियल हमने नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ा है पूरे साल में वो सफिशिएंट है, इतना आप खुद पे तो कुछ भरोसा रखो, है ना। उसके बाद जो है जो टेस्ट आपने दिए हैं तो उसको रिवाइज करना है। अब आप और ज़्यादा टेस्ट देने लगे, पहले रिवाइज नहीं किए तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होता। जो पहले रिवाइज नहीं किए वो भी हमारे जीरो हो गए, आने वाले जो है वो हम करते रह गए, फायदा क्या। तो जो आपने ऑलरेडी टेस्ट किए उनको भी रिवाइज करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप और टेस्ट दे सकते हो एक एक दो दो दिन बाद, अगर आपको लगता है कि आपका ये काम चल रहा है। अब आप डिवाइड कैसे करोगे टाइम? आप क्या करोगे, टाइम दिन के अंदर जैसे मान लो आपने 6 घंटे जो है 6 घंटे हैं आपने रिवीजन के ऊपर दे दिए, ठीक है। 2 आवर जो है आप क्या करो, जो टेस्ट है अगर आपने कोई और देना है उसके ऊपर फोकस कर लो। देन 2 आवर जो है आप जो है टेस्ट की रिवीजन या स्किल असेसमेंट उसके ऊपर काम कर लो। तो इस तरह से आपके 10 घंटे हो जाते हैं। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी अपनी, मतलब मैंने आपको एक एवरेज टाइम बताया कि 10 घंटे तो हम पढ़ेंगे ही, है ना। तो इतना आपको रिवाइज रखना है। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सिंगल टाइम अभी उनकी रीडिंग हुई है, अब इन्होंने रिवाइज करना है, कैसे करें, है ना। पहले मैंने बताया कि जिन्होंने मे बी प्री भी दिया हो एक दो बार, उसके बाद काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और बनाया, एक दो बार रिवाइज भी किया हुआ है। अब ये है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं पहली बार, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है वो क्या करें। देखो आपको ये बताता हूं, ये 4, 5, 6, 7, 8 ये हम एक स्ट्रेटजी रखेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 4 दिन जो है, मतलब अभी 31 दिन रह गए तो 30 दिन का आप हिसाब लगा लो। पहले 4 दिन है हिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। देन 5 दिन जो पॉलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद जो है 6 दिन जो है आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस कर लो। 7 दिन जो है ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करेंगे। 8 दिन जो है एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के ऊपर फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ में चलता रहेगा। अब आपको लगेगा कि सर ये हिस्ट्री को 4 दिन दिए, बाकी को 5-6 दिन क्यों, ऐसा क्यों? ये बेसिकली इसके पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हिस्ट्री मान लो आपने 4 दिन के अंदर कवर की, ठीक है। उसके बाद जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको 1 दिन मैंने एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 5 डेज है, पहले हिस्ट्री से ज़्यादा टाइम है। आपको क्या करना है, सुबह 3 आवर जो है वो अलग निकाल देने। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 आवर जो है आप दोगे पॉलिटी को, ठीक है। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप मे बी 8-9 घंटे जो है पॉलिटी को दो। ऊपर से जो 3-4 घंटे हैं ये आपने किसको देने, हिस्ट्री को। इसको रिवाइज करना है इन 5 दिन में भी। ये स्ट्रेटजी मोस्ट एफिशिएंट है और बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो। क्यों कहता हूं मैं ऐसा, मैं आपको बताता हूं कि मान लो सपोज करो कि हमारे पास 30 दिन है, ठीक है। अभी आपने पहले 1 से लेकर 5 तारीख तक एक सब्जेक्ट पढ़ा। उसके बाद जब आप 25 से लेकर 30 दिन तक जो है जो लास्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट आपको काफ़ी हद तक भूल चुका होगा। तो ऐसा हमने करना नहीं, फिर फायदा क्या, है ना। तो मतलब यहाँ से अगर मान लो अभी मैं स्टार्ट करूँ तो लास्ट जब एग्जाम से पहले जो 10 जून के आसपास जो मैं सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहा हूँ तो जो अभी पढ़ा था वो मैं भूल गया, तो फिर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसमें मार्क्स कमाएंगे, फायदा कोई नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि हिस्ट्री मैंने पहला सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब पॉलिटी को मैंने उठाया। पॉलिटी के साथ मैंने जो है, क्योंकि पॉलिटी को एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने और सब्जेक्ट हिस्ट्री कंपैरिजन छोटा है, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ऊपर से टाइम जो है मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर जो भी टाइम सूट करता है उसमें मैंने 3 से 4 घंटे हिस्ट्री को दिए हैं उसमें से निकाल के। अब ये 2 सब्जेक्ट हो गए। इसमें से देखो हिस्ट्री आपका काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रिपेयर हो चुका होगा क्योंकि इन्होंने आपने पहले 4 दिन दिए, उसके बाद 5 दिन में भी 3-4 घंटे दिए। अब जो है 6 घंटे जो है ये 6 डेज है, ठीक है। इकॉनमी के अंदर भी सेम करना है। इकॉनमी के अंदर आपने 4 से 5 घंटे जो है वो निकाल देना है ऊपर से।
जिसके अंदर आप पॉलिटी की रिवीजन के ऊपर फोकस करोगे, जो हिस्ट्री में भूलता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है पॉलिटी के टाइम पे भी हिस्ट्री को रिवाइज किया, तो यहाँ पे जो है इसकी रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे। देन उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर अगेन आप 5 से 6 घंटे जो है वहाँ से ऊपर स्पेयर करोगे, जो आप जिनके अंदर इनकी रिवीजन करोगे। एंड लास्ट में साइंस एंड टेक को 8 दिन है, ठीक है, आप क्या करोगे 6 से 7, तो यहाँ पे आपका 50-50 हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपने 6 आवर जो है वो रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। कौन सी रिवीजन करनी है? जो ऊपर वाले सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो है 50% टाइम जो है आप इसको दोगे। अब यहाँ पे भी देखो ऊपर वाले सब्जेक्ट है, ये जैसे मान लो हिस्ट्री या पॉलिटी, इनकी तो 2-3 बार रिवीजन भी हो चुकी होगी, तो इनको बहुत और कम टाइम लगने वाला है। रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि जो जैसे पहले 4 दिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दूसरे जो सब्जेक्ट पकड़ोगे 4 दिन बाद, उसको देने 5 दिन पॉलिटी पढ़ोगे। पॉलिटी के अंदर जो है आप क्या करोगे, टाइम निकालोगे 3 घंटे ऊपर से, ठीक है, उसके अंदर आप क्या हिस्ट्री रिवाइज करोगे। देन आप इकोनॉमी पढ़ोगे, इकोनॉमी के टाइम पे इकोनॉमी को 6 दिन है और 1 दिन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आप 4 से 5 घंटे जो है वो स्पेयर करोगे इन दोनों की रिवीजन के लिए। और उसके बाद बाकी जो टाइम है 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़ोगे इकोनॉमी। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर आप क्या करोगे, 5 से 6 घंटे जो है आप रिवीजन करोगे। कौन सी रिवीजन? जो ऑलरेडी सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी टाइम जो ज्योग्राफी को दोगे। एनवायरमेंट साइंस एंड टेक के अंदर जो है 50-50 कर देना, 50% आपने रिवीजन करनी है, और ये गारंटी है मेरी। इसके बाद ये 30 दिन के बाद जो है ना, आप देखोगे आपकी कितनी बार रिवीजन हो चुकी है। इसके बाद मैं एक और आपको जो है मास्टर प्लान देने वाला हूं। ये तो बात होगी कि भाई हमने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। कभी भी ये गलती, अगर कोई आपको कहे कि आप ऐसा करो कि 4 दिन है, 5-5 दिन ले लो, है ना, कि मान लो 5 दिन आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, 5 दिन आप ज्योग्राफी पढ़ लो, 5 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, 5 दिन आप इन्वायरमेंट पढ़ लो, 5 दिन आप साइंस एंड टेक, इस तरह से। उसके अंदर क्या होगा, जब तक यहां पे पहुंचोगे तो ये वाला भूल जाएगा। हमारा दिमाग काम करता है कि जब हमने कोई चीज को पढ़ा है उसके बाद वो फेट होने लगती है, दिमाग को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है ना। तो बार बार अगर हम उसको रिवाइज करते रहेंगे तो दिमाग को याद रहेगा। अब दूसरी बात है, ये रिवीजन तो होगी, अपना टाइम मैनेजमेंट होगा कि किस तरह से हमने मैनेज करना है। अब बात है कि आप सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करोगे, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे। सब्जेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट में। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, जो आपका करंट अफेयर है वो आपका साथ में ही क्लब है, मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री से जो करंट अफेयर रिलेटेड है, तभी अब तो क्योंकि रिवीजन है तो यहाँ पे साथ में क्लब रहता है, ठीक है। ये अब बात हुई कि जो सी सेट का क्या करना है। सी सेट के लिए अब ये डिपेंड है, देखो ये पर्सन टू पर्सन है ना। सी सेट क्या है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। अगर आपकी लगता है सी सेट वीक ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आप रिवाइज करोगे, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन आप सी सेट के ऊपर फोकस करोगे। शाम को अगर आपका मैथ्स आपको करना है तो वो उसके ऊपर तो आप फोकस करोगे। सी सेट को कैसे हमने फोकस करना है उसके ऊपर भी पहले बात कर लेते हैं, बाद में मैं उसके ऊपर आता हूँ। सी सेट के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन जो है उनके ऊपर फोकस करेंगे। देन जो अपना रीजनिंग है, ठीक है, दूसरा, और तीसरा जो है मैथ। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स के अंदर क्या करेंगे, यूपीएससी का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उनमें से जो भी टॉपिक आपके फेवरेट है या जो आपको समझ आते हैं लेकिन एग्जाम में आए होने चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और ये वो चीज़ें, तो यहाँ पे उन टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, उनको ऊपर आप क्वेश्चन करके देखिए। दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उन्हीं से सॉल्व करने और कहीं से नहीं करने, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ऑफिशियल आंसर की का आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड, फील्ड का मतलब क्या है कि मान लो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया, कोई इकोनॉमी से, जो आपने जीएस के अंदर पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है, अगर कोई आता है, कोई लिटरेचर से आ गया, आपने पढ़ी नहीं है ना, वो आपको समझ भी नहीं आएगा जल्दी, उनको आपने अटेम्प्ट करना है। एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही करना है, जो आपकी फील्ड का कॉम्प्रीहेंशन है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, उससे मार्क्स अच्छे आएंगे आपको, क्योंकि वो समझ पढ़ते ही समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो वहां पे आपके आंसर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, और वो टाइम भी कम कंज्यूम करेगा। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, फिर आप करोगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो प्रेशर होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन आपने मान लो पढ़ लिया, लिटरेचर के ऊपर आ गया, आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका आंसर आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, तो वहां पे टाइम का प्रेशर भी आ रहा है, आपको लगता है यार मैंने तो इतना टाइम खत्म भी कर दिया, इसको पढ़ा भी, अब आंसर भी नहीं आ रहा, तो फिर आप
वो धक्के से ना वहां पे आंसर कोई ना कोई लगा आते हो, तो उसके अंदर दिक्कत आती है क्यों, गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन पहले वो पकड़ो जो आपकी फील्ड का है, उसके बाद बाकी देखेंगे अगर लास्ट में टाइम हुआ। रीजनिंग ये फुल इसकी तैयारी करनी है। तो ये सीसेट, क्योंकि सीसेट को मैंने साथ में क्यों नहीं क्लब किया, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को सीसेट अच्छी हो सकती है, किसी की सीसेट जो है उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उसके हिसाब से आपने साथ में एडजस्ट करना है इसका टाइम। दूसरी बात, सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। यहां पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक है कंसेप्ट, दूसरा है फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉइंट। आप रिवीजन की स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट और कंसेप्ट को अलग करना है। क्यों कह रहा हूं ऐसे कि कंसेप्ट को हमें जो है 2 से 3 रिवीजन चाहिए, इसको 5 से 6 चाहिए, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर हमने 1 से 2 रिवीजन की, तब भी आप एग्जाम के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो जल्दी भूलता नहीं बंदा, वहां पे अप्लाई कर ही देता है। लेकिन फैक्ट जो है उसको आपने 6 बार भी रिवाइज करके वहां पे गए तो आपको नहीं आता तो नहीं आता, वहां पे कुछ एप्लीकेशन नहीं है। तो फैक्ट के अंदर जो ज्यादा गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करोगे ना, तो फिर आपको जो है आप 15 से 20 मार्क्स आपके वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आपने पढ़ा, आपको समझ आ गया, ठीक है। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट को हमने अलग करना है, मैंने आपको बताया फैक्ट्स क्या हैं। जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के अंदर फैक्ट क्या होंगे, जैसे मान लो क्रोनोलॉजी, ठीक है, टाइमलाइन की बात करते हैं हम। देन ऑर्गेनाइजेशन, उनका हेड कौन सा है, वो कौन कौन सी प्लेसेस पे है, गवर्नर जनरल, तो ये सारे क्या है, ये फैक्ट है। आपको क्या करना है, अपने नोट्स में से इनको अलग कर लेना है, ठीक है। अब देखो हमने डिवाइड कैसे करना है, कंसेप्ट एंड फैक्ट। फैक्ट जो हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमिक्स के, ये सारे आपके एक जगह हो गए। इसको आपने बार बार रिवाइज करना है। कंसेप्ट को आपने इतनी बार रिवाइज नहीं करना है, इसके तो यहाँ पे टाइम बहुत बचता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसके बाद आपने कोई टेस्ट दिया, अब आपको लग रहा है कि टेस्ट तो दे दिया लेकिन इसके अंदर 4 गलतियां आ रही हैं, तो आप क्या करते हो, लक्ष्मीकांत उठाई, लक्ष्मीकांत सारी पढ़ ली। अब लक्ष्मीकांत के अंदर आपने कंसेप्ट भी पढ़े, फैक्ट भी पढ़े, अब इस चक्कर में आपको 3 से 4 दिन लग गए, यहाँ पे गलती होगी। क्यों गलती होगी, कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी आ रहे थे, गलती आपकी फैक्ट में थी, तो आप फैक्ट में थी तो यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो आपका आधा टाइम वैसे ही सेव हो जाता है। उसी चक्कर में यहाँ पे 2 से 3 रिवीजन हो जाती है और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। लास्ट टाइम के अंदर यही काम आते हैं दोस्तों, इसके ऊपर फोकस करना है हमें जितना कर सकते हैं। देन जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर क्या है कि रिवर्स आ गए है ना, माउंटेन्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्ट है। इसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कोई डेटा है, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में। देन अपना जो है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कंपोजिशन है ना, कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है, 3-4 पेज बनते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। देन अपना एनवायरनमेंट आ गया, एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना है, नेशनल पार्क वगैरह हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ गई। साइंस एंड टेक भी ले लो, इसके अंदर मिशंस आ गए, मिसाइल्स आ गई, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जो है इन चीज़ों को हमने अलग कर लेना है, ठीक है। अब अलग कर लिया, उसके बाद आपने इसको एक्स्ट्रा रिवाइज भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपने रिवीजन करनी है, तो यहाँ पे आप फैक्ट को उठा के उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। हमारा जो पर्पस ये है कि इन 30 दिनों को हमने मैक्सिमाइज करना है, यूज इस तरह से करना है कि जब हम एग्जाम में बैठे तो वो हमें याद भी रहे, समझे। 30 दिन का पर्पस ये नहीं है कि भाई आपने 30 दिन पढ़ लिया बहुत है, नहीं, 30 दिन पढ़ लिया, जो किताबों में है उसको दिमाग में रखना है और एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना है, ये हमारा पर्पस है। अगर किसी ने टेस्ट अभी तक नहीं दिया तो वो क्या कर सकता है, जैसे मान लो हम पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ में एक पॉलिटी का जो टेस्ट उठा ले, उसको जब भी टाइम मिला, खाना खा रहा है 10 क्वेश्चन कर लिए, है ना, 5 दिन है, उसके बाद नेक्स्ट डे 15-20 क्वेश्चन कर लिए, तो इस तरह से उसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इस तरह से जो है स्ट्रेटजी बना सकते हो, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे हमने किस तरह से जो है 30 दिन को यूटिलाइज करना है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लो सपोज करो आपसे गलती होगी, गलती इन द सेंस कि आपने पूरा साल बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आपको था कि इतना ही पढ़ना है, आपने बहुत से टेस्ट दिए, उसके अंदर बहुत सा मटीरियल इधर उधर से आ गया, आपने पूरा वो नोट डाउन कर लिया। आपको देन अपने आप को शफल करना है कोर के ऊपर, कि कोर के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ने मान लो 30 टेस्ट दिए हुए हैं तो 30 टेस्ट को रिवाइज करना है,
इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। जो छोटी छोटी गलतियाँ की होती है ना, वो एक्सप्लेनेशन के अंदर होती है, तो आप उससे बच जाओगे एग्जाम के अंदर। दूसरी बात है, फैक्ट को अलग करो, फैक्ट को जितना रिवाइज हो सकता है वो करो। कंसेप्ट को एक दो बार भी कर लोगे, काम चल जाएगा आपका आराम से, लेकिन फैक्ट जो है वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है, वहाँ पे गलत नहीं करना है। सो जो मेरे से हो सका, जिस तरह से मैं आपको गाइड कर सकता था, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरा इस तरह से करो वो फोकस नहीं करना चाहता था पर्सनली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट मंथ होता है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है कि परफॉर्म करना है, निकालना है एग्ज़ाम, लेकिन उसी टाइम जो है अपना जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगी? जब आप क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हाँ, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक और तरीका है। यहाँ पे जो है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, तो आप फैक्ट के ऊपर, फैक्ट के तो नोट्स कम होंगे, तो उनके ऊपर फोकस करो। ऐसा सोचो कि मैंने बस यही पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट तो आप पढ़ रहे हो रोज, ठीक है, लेकिन फैक्ट को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। कभी कभी आपने सोचा होगा कि मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आता है वो पॉलिटी का ये चीज़ मैं भूल गया, तो वो क्या होता है, ज़्यादातर वो फैक्ट ही होता है। तो फैक्ट आपके पास अलग होंगे, तो आपका जो मन है शांत रहेगा कि भाई हाँ, ये वाला जो है मटेरियल इतना मैंने इसको रिवाइज कर जाना है, यही मुझे बार बार भूल रहा है, इसको रिवाइज कर जाना है। तो फिर आपको जो है स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाती है, ठीक है। बाकी प्रेशर रहता है एग्जाम का, और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि देखो ये एग्जाम है, आपने एक साल तैयारी की है, उसके बाद एग्जाम आ रहा है, तो एक प्रेशर जो है नेचुरल है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी के ऊपर है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर है। चाहे वो उसका फर्स्ट रैंक आए, चाहे कुछ भी आए, उसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर है जितना आप महसूस कर रहे हो। सो आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपसे फिर मैं पूछूंगा कि भाई आपने क्या इसको फॉलो किया था, क्या नहीं किया था। और मुझे उम्मीद है अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप ज़रूर क्लियर करोगे। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।